बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप देखते हैं कि पर डे हम एक ना एक जिला पढ़ाते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे जिला दमोह। दमोह जिला को पढ़ेंगे हम शुरू से अंत तक, उसी प्रकार से पढ़ेंगे, उसी जोश और धमाल के साथ से पढ़ेंगे। तो आज हम जिला दमोह का ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर चल रहे हैं और चलने वाले हैं। 22 तारीख से नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब हम आगे पढ़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं हम सर्वप्रथम जिला को देखेंगे कि इसका क्या गठन की कब गठन किया गया था, कब इसे पूर्ण जिला बनाया गया था, कब क्या किया गया था। तो इसके संबंध में हम बात करने जाएंगे। तो देखते हैं सर्वप्रथम जिला दमोह डालेंगे हम, जिला दमोह। देखते हैं जिला दमोह के संबंध में पढ़ने चर्चा करने जाएंगे हम कि जिला दमोह किसके नाम पर बना, कब बना, कब इसका गठन बना, कब यह पूर्ण जिला बना, कब यह पूर्णतः जिला बना था। तो देखते हैं सर्वप्रथम देखेंगे हम पूर्ण जिला कब बना था। यह क्या कब बना था, तो पूर्ण जिला कहा मैंने, पूर्ण जिला। पूर्ण जिला कब बना था, 1861 ईस्वी में बना था। पूर्ण जिला की बात की जाए तो पूर्ण जिला 1861 ईस्वी में बनाया गया था। अब जब जिला पूर्ण जिला, जब भारत देश आजादी नहीं हुआ था तब यह पूर्ण जिला घोषित हो गया था। इसके बाद में देखते हैं हम नगर पालिका, जब जिला बना था तो नगर पालिका भी, नगर पालिका। नगर पालिका इसे कब घोषित किया गया था, तो 1867 ईस्वी में से नगर पालिका घोषित कर दिया गया था। इसके आगे देखते हैं अब इसे पूर्ण, अब इसे पुनर्गठन किया गया। अभी तो पूर्ण जिला बना है, लेकिन अब पुनर्गठन कब किया गया था इसका, तो पुनर्गठन पुनः गठन कब किया गया था, तो 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तब इसका क्या कर दिया गया था, पूर्ण गठन कर दिया गया था। अब इसके आगे पूर्ण गठन के बाद देखते हैं हम लोकसभा क्षेत्र देखने जाएंगे हम। तो लोकसभा क्षेत्र देखने जाएंगे हम, तो 1962 में इसे लोकसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। यदि यहाँ पे देखने जाएंगे हम जनसंख्या की बात करने जाएंगे, यदि जनसंख्या की बात करने जाएंगे तो 12,62,219 कितनी हो जाएगी, 12,62,219 क्या हो जाएगी जनसंख्या। यदि यहाँ पे बात की जाए कि जो दमोह जिला है, दमोह जिला को पूर्ण जिला क्या कहा, पूर्ण जिला कब बनाया गया था, तो 1861 ईस्वी में। नगर पालिका, इसी के बाद नगर पालिका बना था, तो 1867 ईस्वी में से नगर पालिका घोषित कर दिया गया था। पुनर्गठन कब किया गया था, तो जिस समय मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तभी इसका पुनर्गठन कर दिया गया था 1956 में। लोकसभा क्षेत्र, तो लोकसभा क्षेत्र कब इसे गठित कर दिया गया था, तो 1962 ईस्वी में। जनसंख्या कितनी हो जाएगी, लेकिन ये कब का डाटा है, पूरा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 12,62,219 हो जाएगी। आगे देखते हैं हम जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या के आगे देखते हैं क्षेत्रफल। यहाँ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल को देखने जाएंगे कि जो दमोह है, दमोह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल देखते हैं हम, क्षेत्रफल होगा 7,306 वर्ग किलोमीटर। 7,306 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यदि देखने जाएंगे यहाँ की क्या जनसंख्या घनत्व, घनत्व की बात करने जाएंगे तो 173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या देखिए हमने अभी 12,64,219। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व अर्थात 1 किलोमीटर में
कितनी जनसंख्या, तो 173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं हम साक्षरता। साक्षरता, यदि साक्षरता देखने जाए तो 69.73%। यदि साक्षरता देखने जाएंगे ऑल ओवर पूरी साक्षरता कितनी है, तो 69.73 अर्थात 69.73%। यदि महिला पूछी जाए, महिला साक्षरता, साक्षरता स्त्री या स्त्री साक्षरता, स्त्री साक्षरता, तो स्त्री साक्षरता कितनी होगी, तो 59.22%। कितनी होगी, यदि महिला साक्षर, वहां की महिला कितनी साक्षर है, तो 59.22%। यदि पुरुष साक्षरता की बात की जाए, पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 79 अर्थात 79.27%। यदि दमोह जिला की पुरुष साक्षरता देखी जाए, ऑल ओवर साक्षरता देखी जाए तो 69.73%। यदि पुरुष अलग से स्त्रियों को लिया जाए तो 59 अर्थात 59.22%। यदि पुरुष साक्षरता ली जाए तो 79 अर्थात 79.27%। इसके बाद में देखते हैं हम क्षेत्रफल देख चुके हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे तहसील कितनी है और लिंगानुपात क्या है यहाँ का। तो तहसील सबसे पहले देखते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या है, कहाँ का, दमोह जिले का लिंगानुपात क्या है, तो 910 महिला या स्त्री महिला प्रति हजार पुरुष। यदि पुरुष कितने, महिलाएं कितनी होंगी, तो 910 महिलाएं। यदि पुरुष 1000 होंगे तो वहां पे महिलाएं कितनी हैं, 910 महिलाएं। अब यहाँ का हम देखते हैं तहसील। तो तहसील कितनी है यहाँ पे, तो तहसील की बात करने जाएंगे हम। जब तहसील की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, 8 तहसीलें हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखते हैं दमोह। दमोह के आगे देखते हैं दमयंती नगर, दमयंती नगर के बाद देखते हैं हटा के बाद देखते हैं पथरिया के बाद जवेरा के बाद हो जाएगा पटेरा के आगे देखते हैं हम पटेरा के आगे देखते हैं तेंदुखेड़ा तथा 1 2 3 4 5 6 7 पटेला नहीं है, पटेला है, पटेला, तेंदुखेड़ा तथा बटियागढ़ हो जाएगा। तो कितनी तहसीलें हैं, 8 तहसीलें। कौन कौन सी हो जाएगी, तो दमोह, दमयंती नगर, हटा, पथरिया, जवेरा, पटेरा, तेंदुखेड़ा तथा बटियागढ़। 8 तहसीलें थी, तो सभी 8 तहसीलें एक एक देख चुके हैं। यदि उसने कहा कि दमोह जिले की सबसे नवीनतम तहसील कौन सी है, तो हो जाएगी दमयंती नगर। कौन सी हो जाएगी, दमयंती नगर। यहाँ पे देखते हैं कि दमोह का नाम दमोह क्यों पड़ा, दमोह का नाम दमोह क्यों पड़ा और किसके नाम पर पड़ा। तो देखते हैं हम दमोह का नाम, दमोह नामकरण। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, नाम देखेंगे। तो दमोह का नाम दमोह क्यों पड़ा, तो नाम तो क्या हो जाएगा, दमोह। यदि संभाग की बात की जाए, संभाग किस संभाग के अंतर्गत आता है जो दमोह जिला है, तो सागर संभाग। कौन सा हो जाएगा, सागर संभाग। यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि नाम दमोह क्यों पड़ा। इसका दमोह कुछ और होना चाहिए, लेकिन दमोह ही क्यों पड़ा, क्योंकि नलवर के राजा शिवपुरी स्थित, क्या, शिवपुरी स्थित नलवर के राजा, कहाँ के, नलवर के राजा नल की पत्नी का नाम, नल की पत्नी का नाम था दमयंती। क्या नाम था, दमयंती के नाम पर ही क्या पड़ा, दमोह नाम पड़ा। देखते हैं आगे, देखते हैं अब आगे देखेंगे हम मेला। हेडिंग डालते हैं मेला। यहाँ के कौन कौन से मेला यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, तो मेला देखेंगे हम। मेला देखेंगे सबसे पहले जटा
शंकर का मेला, जटा शंकर का मेला, जो कि कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दमोह के अंदर ही आयोजित किया जाता है। जटा शंकर का मेला कहाँ पे लगता है? तो दमोह के अंदर लगता है। इसके बाद में देखते हैं, पहला नंबर का ये हो जाएगा। दूसरे नंबर का देखेंगे बड़े बाबा का मेला, बड़े बाबा का मेला, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो बांदकपुर में आयोजित किया जाता है। यदि हम बात करने जाएंगे नेक्स्ट मेला, तीसरा है जागेश्वरी का मेला, जागेश्वरी नांग मेला। क्या पढ़ा हमने? जागेश्वरी नांग मेला, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो दमोह के अंदर ही आयोजित किया जाता है। यदि यहाँ पे देखेंगे हम चौथा, नेक्स्ट जागेश्वरी देवी मेला। ये जागेश्वरी नांग मेला तो मैंने बताया दमोह में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो दमोह के अंदर आयोजित किया जाता है। यदि जागेश्वरी देवी मेला, यदि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नाग लगा हुआ है, परंतु यहाँ पे क्या लगी हुई है? देवी लगी हुई। तो यदि देवी लगा हो तो ये लगता है चंदेरी के अंदर। कहाँ पे? चंदेरी। आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट टाइम लूंगा आपका ओनली चंदेरी के लिए। तो चंदेरी में बात करने जाएंगे हम। कहाँ पे? चंदेरी में बात करने जाएंगे। यदि इसको रब करता हूँ तो चंदेरी के संबंध में अब थोड़ा सा, यदि चंदेरी का मेला आ गया है, यदि नाग लगा है तो दमोह के अंदर, देवी लगा है तो चंदेरी के अंदर। बस इतना थोड़ा डिफरेंस देखना है इसमें मेले में। देखते हैं आप चंदेरी का मेला। चंदेरी है कहाँ? तो सर्वप्रथम देखते हैं अशोकनगर जिले के अंदर। मेला कहाँ पे बताया हमने? मेला जागेश्वरी देवी का मेला, जो कि लगा अपना कहाँ पे? चंदेरी के अंदर आयोजित किया जाता है जागेश्वरी देवी का मेला। तो चंदेरी है कहाँ? मध्य प्रदेश का जिला एक अशोकनगर। 15 अगस्त 2003 को कौन सा? अशोकनगर जिला गुना से अलग होकर के 15 अगस्त कब? 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर नामक जिला का निर्माण हुआ था। इसी अशोकनगर जिले के अंदर क्या है? चंदेरी एक स्थान है। चंदेरी के किले का, यदि उसने पूछा कि चंदेरी के किले का निर्माण कब और किसने करवाया था, तो चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रतिहार शासक, कौन से? प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। यदि क्वेश्चन उसने पूछा कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा। कब कराया गया था? तो 11वीं शताब्दी के द्वारा कराया गया था। जब किले का निर्माण हुआ था तो वहां पे था क्या क्या, उसको देखते हैं हम। तो किले को देखेंगे हम, किला घूमेंगे और हम चंदेरी के अंदर। अभी दमोह को छोड़िए 1 मिनट के लिए। देखते हैं यहाँ पे महल लिखवाया था हमने, बोला था अभी। तो किला के अंदर क्या क्या है, तो देखते हैं। 9 खंडा महल। इसके आगे देखते हैं 9 खंडा महल, हवा महल, खूनी दरवाजा। इसके आगे देखते हैं जौहर कुंड। यहाँ पे जो चंदेरी का किला होगा, चंदेरी के किले के अंदर 9 खंडा महल, हवा महल, खूनी दरवाजा और जौहर कुंड। तो सबसे पहले 9 खंडा महल, 9 खंड, एक खंड के ऊपर एक खंड, तो ये हो जाएगा अपना 9 खंडा महल हो गया। इसके बाद में हवा महल, जब कोई राजा या रानी हवा के लिए सैर निकलते हैं तो हवा जहां पे लेते हैं और उसे क्या कहा जाएगा? हवा महल कहा जाएगा। यहाँ पे खूनी दरवाजा क्या है? एक दरवाजा। हम किसी भी दरवाजे का या तो नाम रखते हैं बुलंद दरवाजा,
या महाराजा गेट, तो इस प्रकार से गेट रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया खूनी दरवाजा, इसका नाम खूनी दरवाजा ही क्यों पड़ा? क्योंकि सन 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के द्वारा 15 जनवरी 1528, किस समय की बात है? जनवरी 1528 को मुगल बादशाह बाबर के द्वारा चंदेरी पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। तो आक्रमण में प्रत्येक जो दरबारी सैनिक था, उस सैनिक से किसने, मुगल बादशाह बाबर ने ये कहा था कि तुम मेरे रामफल, क्या कहा था? रामफल यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें हम मंत्री बना देंगे और अच्छी पोस्ट देंगे। तो लालच बुरी होती है, क्योंकि तो उन्होंने क्या किया, उस बाबर को अंदर जाने दिया। तो अंदर, किले के अंदर जैसे ही उसने प्रवेश किया, तो जो वहां के राजा थे, चंदेरी के राजा कौन थे? तो मेदिनी राय राजपूत। कौन थे? मेदिनी राय राजपूत। तो मेदिनी राय राजपूत को उसने किले के अंदर देखा, तो उसने महल में देखा, तो उसने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। जैसे ही मेदिनी राय राजपूत की मुगल बादशाह बाबर ने हत्या की, तो पूरे किले के अंदर क्या छा गया? मातम छा गया, और जितने भी सैनिक थे सभी टूट पड़े। जैसे ही सैनिक टूटे, तो बाबर ने सभी सैनिकों की क्या कर दी? हत्या कर दी। अर्थात इतने सर काटे कि खूब सारे सर काटे। वहां पे एक मीनार खड़ी हो गई। जब सर कटेंगे तो पानी तो निकलेगा नहीं, निकलेगा खून ही। जब खून निकला, हजारों लाखों सैनिकों का खून निकला, जिस दरवाजे से खून निकला, क्या निकला? जिस दरवाजे से खून निकला, उस दरवाजे को क्या नाम दिया गया? खूनी दरवाजा नाम दिया गया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? खूनी दरवाजा कहा जाता है। अब एक शब्द आया यहाँ पे, जौहर कुंड। जौहर कुंड क्या होता है? अभी कुछ समय पहले आपने सती प्रथा नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? सती प्रथा, जो कि एरण में, सागर स्थित एरण में उसके साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जौहर कुंड क्या होते थे। जब किसी राजा की रानियों को ये पता चल जाता है कि हमारे हस्बैंड अर्थात शंकर जी बोले तो भोलेनाथ महाराज का क्या हो गया है? निधन हो गया है। जब युद्ध में किसी भी रानियों को पता चल जाता है कि हमारे राजा का निधन हो गया है, तो उस राज्य की रानियां क्या करती हैं? उस राज्य के ही अंदर एक बड़ा सारा कुआं खुला रहता था, उसमें आग जलती रहती थी। तो सभी रानियां तथा उसकी पटरानियां अपने अपने पति का नाम लेकर और गले में हाथ डाल करके उस कुंड में कूद जाती थी। उसे क्या कहते थे? जौहर कुंड कहते थे। तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। आगे देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, मेला पढ़ रहे थे, तो मेला हमने देख लिए। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है? तो चंदेरी के अंदर लगता है। तो अब आगे देखते हैं हम। जो इसे दमोह जिले को ही पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी को। यदि कहा जाए कि दमोह को किस नाम से जाना जाता है, तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, इसके आगे और देखते हैं। यदि कहा जाए कि दमोह का पुराना नाम क्या? दमोह का पुराना नाम पीतल नगरी के नाम से, दमोह को ही पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पुराना नाम क्या है इसका? तुंडीकेर। इसका पुराना नाम क्या है? तुंडीकेर है। यही दमोह से ही सन 1923, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1923 से झंडा सत्याग्रह का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। वो किसने किया था? तो झंडा सत्याग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तुंडीकेर। इसका नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? तुंडीकेर था। यहाँ पे प्रेमचंद उस्ताद के द्वारा इस झंडा सत्याग्रह दमोह से स्थापित तो किया गया था, लेकिन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रेमचंद उस्ताद। क्या होंगे? प्रेमचंद उस्ताद के द्वारा यहाँ से क्या किया गया था? झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। इसके आगे देखते हैं। जो रानी दमयंती हैं, रानी दुर्गावती का महल कहाँ पे स्थित है?
रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, फैक्ट के फैक्ट लिखते जाइए। रानी दुर्गावती का महल कहाँ पे स्थित है? तो बटियागढ़। मैंने एक तहसील लिखवाई है अभी बटियागढ़, तो उसी बटियागढ़ में स्थित है। यदि कहा जाए कि मुगल बादशाह जीएसटी अर्थात एमबीटी एफएसटी के पिता, एमबीटी तथा एफएसटी के पिता जिनका नाम हुआ जीएसटी अर्थात गयासुद्दीन शाह तुगलक। मैंने यहाँ पे कहा जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी नाम लिया है। एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी अर्थात फिरोज शाह तुगलक, जीएसटी अर्थात गयासुद्दीन शाह तुगलक। इस प्रकार से तीन नाम, तो इन तीनों के यहाँ पे क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे बटियागढ़ में इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। तो जीएसटी अर्थात गयासुद्दीन शाह तुगलक तथा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे शासन किया है। कहाँ पे? तो बटियागढ़ पे शासन किया है। आगे देखते हैं हम। आगे देखने जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्रचलित तथा पेपर में कई बार पूछा गया है कि संग्रामपुर दमोह स्थित, कहाँ पे? दमोह स्थित संग्रामपुर में, संग्रामपुर दमोह स्थित संग्रामपुर में मध्य प्रदेश का, देश का तथा प्रदेश का, देश का तथा प्रदेश का सब संग्रामपुर में ही देश का तथा प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, क्या? सबसे पहला, क्या कहा मैंने? सबसे पहला पुरातात्विक पार्क, पुरातात्विक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो संग्रामपुर में। देश का तथा प्रदेश का सबसे पहला पुरातात्विक पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो संग्रामपुर में। संग्रामपुर में ही नवपाषाणकालीन, संग्रामपुर में ही नवपाषाणकालीन अवशेष देखने को मिलते हैं। तो संग्रामपुर में ही क्या? देश का पहला पुरातात्विक पार्क का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो संग्रामपुर में। यदि कहा जाए कि संग्रामपुर में ही नवपाषाणकालीन अवशेष कहाँ पे देखने को मिले हैं? तो संग्राम दमोह स्थित कहाँ पे? संग्रामपुर में ही मिले हैं। आगे देखते हैं। विंध्याचल श्रेणी दमोह में ही, यदि कहा जाए दमोह में ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यदि कहा जाए कि दमोह में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या होगा? सद्भावना या इसे कहा जाता है गुडविल चोटी। क्या कहा जाता है? गुडविल चोटी। सद्भावना कहाँ की? मध्यांचल पर्वत श्रेणी या विंध्य प्रदेश की। किसकी? विंध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम होगा सद्भावना या गुडविल चोटी, जो कि कहाँ पे स्थित है? इसी दमोह में स्थित है। यदि इसकी ऊंचाई के बारे में बात की जाएगी कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई देखेंगे 752, ऊंचाई 752, हाँ 752 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 752। यदि दमोह विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम होगा सद्भावना या गुडविल चोटी कहा जाता है, यह इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है, जो कि कहाँ पे स्थित है? दमोह में स्थापित की गई है। आगे देखते हैं। और कोई फैक्ट रह गया है, इसको देख लेते हैं हम।
हाँ, यहाँ पे देखते हैं दमोह में ही एक पत्र या पत्रिका आयोजित की जाती है। क्या है? एक पत्र या पत्रिका। तो देखते हैं कर्तव्य समाचार पत्रिका का क्या किया जाता है? आयोजन या लोकार्पण किया जाता है। तो ये भी कहाँ पे है? दमोह के अंदर ही स्थित है। यहाँ पे सिंचाई परियोजना की बात करते हैं। यहाँ पे सिंचाई परियोजना दमोह के अंदर कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चलती हैं, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले देख लेंगे नंबर 1 पे पंचम नगर सिंचाई परियोजना पहली हो जाएगी। दूसरी देखते हैं सीता नगर सिंचाई परियोजना। इसको यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, सीता नगर सिंचाई परियोजना। अब यहाँ पे देखेंगे जुड़ी, कौन सी? जुड़ी सिंचाई परियोजना। इसके बाद में देख लेंगे साजली सिंचाई परियोजना। साजली के आगे देखते हैं हम सतधरु सिंचाई परियोजना, जो कि कहाँ पे आयोजित है? तो दमोह के अंदर ही। कौन कौन सी परियोजना चलेंगे? तो पंचम नगर सिंचाई परियोजना, सीता नगर सिंचाई परियोजना, जुड़ी सिंचाई परियोजना, साजली सिंचाई परियोजना और सतधरु सिंचाई परियोजना। जितना भी अभी इतना ही था, इसके आगे कल देखेंगे। जय हिंद साथियों। यदि हाँ, इस प्रकार का कंटेंट आप लोग चाहते हैं तो लाइक जरूर करें। जय।